हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है मृदा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है मृदा की कुछ विशेषताओं के साथ में कि मृदा मीन्स मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। मृदा जो है वो पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। मृदा अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि जो है हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो ये मृदा की कुछ विशेषताएं हैं। मृदा के अन्य गुणों के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि मृदा जीवन से भरपूर है। मतलब मृदा में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है केचुए का। इसके बाद में मृदा प्रदूषण की बात की गई है कि पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक जो है वो मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन और पीड़कनाशी, ये जो रसायन और पीड़कनाशी जो है वो हमारी कृषि में यूज किए जाते हैं और ये सब कुछ जो है मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। इसीलिए जैविक कृषि पर ज्यादा फोकस किया जाता है ताकि कम से कम पीड़कनाशियों का उपयोग किया जा सके और मृदा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि मृदा जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, मृदा जो वर्ड हमने सुना है उसमें किस तरीके से कौन सा स्तर पाया जाता है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की गई है कि मृदा जो है अनेक परतों की बनी होती है। लेकिन हम किस तरीके से जाने कि मृदा में कौन सी परत जो है वो किस जगह पाई जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उसको आप हाथ में तोड़ करके चूना बनाइए और जो पानी का ग्लास है उसको उसमें आप उसको घोलिए, उस मिट्टी के ढेले का जो चूर्ण है उसको। कुछ समय के बाद में इस तरीके की मिट्टी की परतें आपको पानी के ग्लास में देखने को मिलेंगी। सबसे नीचे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो बजरी है, फिर बालू है, फिर मृतिका है, फिर जल है और फिर ह्यूमस है। ह्यूमस क्या होता है? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अब यहाँ पर बताया है और इम्पोर्टेंट है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों मतलब चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम जो है अपक्षय कहलाता है। कोई भी जो मृदा है उसकी प्रकृति इस पर निर्भर करती है कि किन सैलों से, किन चट्टानों से उस मृदा का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ जो मृदा है यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। तो ये मृदा की जो परत है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रखा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रियल में मृदा को अगर हम गहराई तक खोदें तो उसकी परतें जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई उदरकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत का स्पर्श मतलब उसका गठन, उसका रंग, उसकी गहराई और रासायनिक संगठन जो है वो आपस में भिन्न होती है। इसे बोलते हैं परतें स्थितियां, संस्तर स्थितियां। तो देखो, जो मृदा है उसकी जो अलग अलग परतें हैं उनका अलग अलग रासायनिक संगठन, उनका कलर, उनका रंग, उनमें किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो जो मृदा की सबसे ऊपरी परत जो होती है ज्यादातर हम उसी को देखते हैं। नीचे वाली परतें जो हैं वो हमें डायरेक्टली नहीं देख पाती। ज्यादातर नीचे की परतें कब दिखाई देती है, हमें कैसे पता चलता है कि मान लो ऊपर की मिट्टी का जो कलर है वो अलग है लेकिन नीचे की मिट्टी का कलर अलग है। ये हमें पता चलता है जब आपके आसपास वाले एरिया में कुएं या फिर इस तरीके की कोई खुदाई की जाती है, जैसे इमारत बनाने के लिए नींव की खुदाई की जाती है, तब हमें मृदा की जो निचली परतें हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ओके, सबसे ऊपर की जो परत होती है मृदा की वो सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से बनी होती है। ह्यूमस जो है, ह्यूमस अभी हमने देखा सड़े गले जो जैव पदार्थ होते हैं उनको ह्यूमस बोला जाता है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सनद्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है।
इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। मतलब ये सबसे ऊपर की जो परत है, इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा और जल की मात्रा जो है वो एक तरीके ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है और जल को धारण करने की ज़्यादा इसमें क्षमता होती है सबसे ऊपरी परत में। ओके, शीर्ष मृदा मतलब ये सबसे ऊपर की जो परत है, इसमें कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान किया जाता है। मतलब बहुत सारे इस तरीके के जीव रहते हैं यहाँ पर ऊपरी मृदा की परत में। छोटे पादपों की जड़ें जो हैं वो पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की जो परत है उसमें ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसमें जो खनिज हैं वो बहुत अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और इसको बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत जो है वो सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर सेल जो है, तीसरी परत में सेल चट्टानें जो हैं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो, ये परत ए, ये परत बी, ये परत सी और इसके नीचे ये है आधार सेल, मतलब चट्टानें हैं। और आप सभी को पता होगा कि बहुत जगह पर जब कुएं की खुदाई करते हैं तो इन चट्टानों को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर तोड़ दिया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो बहुत गहराई तक यहाँ पर कुआं किया जाता है, तो उसको पाताल तोड़ कुएं के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके की मृदा होती है। तो अभी हमने देखा कि सेलों के मतलब चट्टानों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी मतलब क्ले जो है वो सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण जो है मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों, मतलब मृदा जो है वो अलग अलग प्रकार की है, तो ये हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। ये मृदा के जो कण हैं उनका आमाप और उसमें ह्यूमस की मात्रा, इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि मृदा कैसी होती है। तो मृदा के जो कण हैं उनके अनुपात के आधार पर मृदा को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अगर अधिक होता है तो उसको बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे मृणमय मृदा कहते हैं। और यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसको दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें बताई हुई हैं। ये तीनों प्रकार की जो मृदा है इनके कुछ अतिरिक्त जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। मतलब मृदा में कणों का किस तरीके का आमाप है, किस तरीके का उसका साइज है, ये उसके गुणों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बालू के जो कण हैं, बलुई मिट्टी जो है उसमें मृदा के जो कण हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, एक दूसरे से ये आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं। और ज़्यादातर कैसे रेतीली मिट्टी जो होती है, मतलब राजस्थानी भाग में जो मृदा देखने को मिलती है उसको बोलते हैं बलुई मिट्टी। और इसमें बड़े बड़े कण होते हैं, आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है और ये जो रिक्त स्थान है वायु से भरा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालू मिट्टी जो है वो सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच में जल की निकासी है जो है वो तेजी से हो जाती है। मतलब पानी, वायु उपस्थित है, वायु बाहर निकलेगी, पानी तेजी से अंदर चला जाएगा। मतलब अवशोषित करने की जो क्षमता है वो बहुत जल्दी होती है। ओके, अतः बलुई मृदा जो है वो हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृतिका जो है देखो जल की निकासी तेजी से हो जाती है। मृतिका, चिकनी मिट्टी जो है, इनके कण बहुत छोटे होते हैं और इस कण आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ओके, मतलब मृदा के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान काफी कम होगा। बलुई मृदा के विपरीत ये जो चिकनी मिट्टी है इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल जो है वो रुक जाता है। मतलब देखो, आप पानी डालोगे ना, जैसे मृदा के तीनों प्रकार आपने ले लिए, तो मृदा जो है उसमें बलुई मिट्टी में आप पानी डालोगे, फटाफट जो है वो पानी जो है अवशोषित कर लेगा। लेकिन एक टाइम के बाद में जो है वो जल्दी से, होल्डिंग पावर ज़्यादा नहीं होती, जितना पानी अवशोषित करता है उतना, उसके बाद में एक तरीके से कीचड़ जैसी जो संरचना है वो जल्दी से यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग मतलब कण जो हैं वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ऐसे दूर दूर। वायु जो है वो ज़्यादा उपस्थित होती है कणों के बीच में और कणों का आकार भी बड़ा होता है। दूसरा होता है बिल्कुल चिकनी मिट्टी, छोटे छोटे कण और बिल्कुल बीच की जो मात्रा है वो पानी की वो
मतलब वायु जो है उसकी उपस्थिति बहुत कम। इसमें क्या होता है, पानी जाता धीरे धीरे चिकनी मिट्टी में, लेकिन होल्डिंग पावर जो है वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी रह सकती है। लेकिन बलुई मिट्टी में ऐसा नहीं है, पानी अवशोषित तो हो जाएगा, लेकिन जो है वो एक तरीके से वो अगर हम बात करें तो वो जो वाष्प में परिवर्तित जो है वो भी जल्दी से हो जाएगा। मतलब सूर्य के प्रकाश के साथ में तेज में वाष्पन प्रक्रिया भी यहाँ पर तेज गति से देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो चिकनी मिट्टी जो है उसमें वायु कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। अभी हमने देखा ना कि चिकनी मिट्टी में पानी जाएगा अंदर धीरे धीरे, लेकिन पानी जो है वो रहेगा लंबे टाइम तक। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। दोमट मृदा मतलब दोनों का बैलेंस, मोटे कण भी और छोटे कण भी। दुमटी मृदा जो है बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों के निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप जो है बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। मतलब सबसे कम पानी जो है वो सबसे कम कहाँ रुकता है, वो रुकता है बलुई मिट्टी में, और सबसे ज्यादा कहाँ रुकेगा, चिकनी मिट्टी में, और मीडियम कहाँ रुकता है, दोमट मिट्टी में। तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है दोमट मृदा। तो ये हमने देख लिया तीनों मृदा के बारे में। अब यहाँ पर जो है कुछ और बातें बताई हुई हैं कि मृदा के गुण। मृदा में जल अंतः श्रवण दर, मतलब मृदा में आप पानी डालो और पानी जो है वो कितनी जल्दी मृदा जो है पानी को सोख लेती है। तो इसको यहाँ पर एक अंतः श्रवण दर जो को यहाँ पर बता रखा है कि जल की मात्रा कितना पानी है और अंतः श्रवण अवधि। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है कि 200 ml पानी है और उसको अवशोषित करने में मृदा जो है वो 20 मिनट लेती है। मतलब उस मृदा का अंतःश्रवण दर जो है वो 10 ml प्रति मिनट है। ओके, तो इसको अभी हम समरी जब डिस्कस करेंगे ना इस चैप्टर की, तब ये सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे कि कौन सी मृदा में अंतःश्रवण दर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बात हुई है मृदा में नमी की। तो देखो मृदा में नमी होती है। गर्मी के दिनों में मृदा से जो जल है वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है। मतलब ऊपर उड़ती हुई जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है। एक तरीके से अगर आप देखोगे ना तो गर्मियों के दिनों में जो है वो हमें कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगा दूर से कि अरे वो है पानी, पानी है, लेकिन पानी नहीं है, वहाँ पे मृदा ही है। तो मृदा में जो पानी जो वाष्पन की क्रिया के द्वारा ऊपर उठ रहा है, फिर सूर्य का प्रकाश वहां पर वायु की सघन बना दिया। तो जब वहां पर वायु जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है तो वायु जो है वो हमें कम दीप्त प्रतीत होती है। ओके, अब मृदा द्वारा जल का अवशोषण, तो इसके बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है कि कौन सी मृदा जो है वो कितना जल का अवशोषण करती है। मृदा और फसलें कि कौन सी मृदा है और कौन सी वहां पर फसल होगी, तो इसके बारे में बताया गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमटी और कुछ में बलुई मृदा। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा जो है वो प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक हैं, मतलब जलवायु संबंधी कारक है जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक और मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मतलब कहाँ पर कैसी मृदा है वहां पर कैसी फसल उगेगी, कैसी वनस्पति उगेगी, तो उसमें ये जो जलवायु कारक है ना, पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता, ये भी उसको प्रभावित करते हैं। तो देखो जो मृण्मय मतलब दुमटी मृदा है वो गेहूं और चने दोनों फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृतिका और जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण करने वाली क्षमता मृदा जो है आदर्श मानी जाती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है जिनमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट और दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। ओके, तो यहाँ पर मृदा के बारे में कौन सी मृदा में किस तरीके की फसल उगती है उसके बारे में बताया हुआ है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड
एक फैक्ट और है और वो है मृदा अपरदन के बारे में। तो देखो, जल, पवन और बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि मृदा की जो ऊपरी परत है उसको हम बचा सके। मृदा का अपरदन मरुस्थल और बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। ओके, अब चैप्टर की समरी के बारे में हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है चैप्टर के वो यहाँ पर बताए हुए हैं। देखो, जो मृदा है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों पर परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृणमय, दुमटी और बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःश्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। अंतःश्रवण दर मतलब पानी, मिट्टी में आपने पानी डाला तो कौन सा पानी जो है वो बहुत जल्दी अंदर चला गया। ओके, विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा जो है गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त होती है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। तो देखो, बहुत बार क्वेश्चन जो है वो किसी स्पेसिफिक फसल के बारे में देकर के पूछ लेते हैं कि ये फैक्ट जो है कि मान लो कपास को उगाने के लिए किस तरीके की मृदा चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, मृदा जो है अपने आप में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोकने की क्षमता अथवा जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा में जब नमी बनी रहती है तभी हमें फसलों में एक तरीके से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो मृदा में फसल उगाने के लिए, वनस्पति उगाने के लिए उसकी जो जल धारण क्षमता है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हमने चैप्टर नंबर डिस्कस कर लिया 9, जिसमें मृदा को लेकर के बेसिक फैक्ट दिए हुए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।